15 साल बाद एक तलाकशुदा महिला पुलिस अधिकारी अपने पूर्व पति की टूटी हुई झोपड़ी के सामने खड़ी थी और जब सच सामने आया तो पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव कुंवरपुरा की। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी और गांव की कच्ची सड़क पर अचानक एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लाल बत्ती, चमचमाती गाड़ी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब समझ गए, कोई बड़ा अधिकारी आया है। गाड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही एक महिला बाहर उतरी, पूरा गांव खामोश हो गया। वह थी आईपीएस रिद्धिमा चौहान। चेहरे पर सख्ती, वर्दी बिल्कुल सजी हुई, लेकिन आंखों में एक अजीब सी हलचल थी जिसे कोई मेडल, कोई रैंक छुपा नहीं पा रही थी। उसकी नजरें सीधे सामने खड़ी एक टूटी फूटी झोपड़ी पर टिक गईं। वही झोपड़ी जहां 15 साल पहले उसकी शादी और उसका रिश्ता दोनों बिखर गए थे। झोपड़ी के अंदर था अरविंद, वह आदमी जो कभी उसका पति था। रिद्धिमा दरवाजे तक आई और कदम वहीं ठहर गए। अचानक उसकी आंखों के सामने 15 साल पुरानी जिंदगी घूमने लगी। तब यही गांव था, कुंवरपुरा। लेकिन तब रिद्धिमा आईपीएस नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थीं और आंखों में बड़े सपने। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो हालात के आगे हथियार डाल देती हैं। अरविंद से उसकी मुलाकात सरकारी स्कूल में हुई थी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, फिर दोस्ती और फिर वही अनकहा रिश्ता। एक दिन रिद्धिमा ने कहा, मैं अफसर बनना चाहती हूं। अरविंद ने ना हंसी उड़ाई ना सवाल किया, बस मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बस मेहनत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यही भरोसा रिद्धिमा को सबसे अलग लगा। ना शक, ना रोक टोक, सिर्फ विश्वास। कुछ साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। पैसे कम थे, सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन साथ था। रिद्धिमा रात रात भर पढ़ती, अरविंद पास बैठा रहता। कभी चाय बना देता, कभी नोट्स सजा देता। पहली बार परीक्षा में असफल हुई तो वह पूरी रात रोती रही। अरविंद ने लंबी बातें नहीं की, बस उसे अपने पास बैठाकर कहा, हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली। गांव वालों के ताने शुरू हो गए, इतना पढ़कर क्या होगा, घर संभालो। अरविंद सब सुनता रहा, लेकिन जवाब कभी नहीं दिया। तीसरी बार जब परिणाम आया, रिद्धिमा का नाम सूची में था। अरविंद देर तक कागज को देखता रहा। आंखों में चमक थी। धीरे से बोला, अब तुम सच में अफसर हो गई। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन शायद यहीं से रिश्ते की दिशा बदलने लगी। शहर, नई पोस्टिंग, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में सब ठीक था। रिद्धिमा अरविंद को साथ रखती, उसका सम्मान करती, लेकिन जैसे जैसे कंधों पर सितारे बढ़ते गए, वैसे वैसे रिश्तों का वजन कम होता गया। ऑफिस की बातें घर तक आने लगी। मीटिंग, कॉल, फाइलें। अरविंद वहीं था, लेकिन अब वह बस पृष्ठभूमि बनता जा रहा था। एक दिन रिद्धिमा ने कहा, ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। अरविंद चुप रहा। दूसरे दिन बोली, मेरे वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। अरविंद ने बस सिर हिला दिया। धीरे धीरे रिद्धिमा की बेचैनी बढ़ती गई और अरविंद की खामोशी अब उसे छुभने लगी। धीरे धीरे रिद्धिमा को महसूस होने लगा, अरविंद उसकी दुनिया में अब फिट नहीं बैठता। जैसे जैसे उसकी पहचान बढ़ रही थी, उसे लगता था अरविंद पीछे छूट रहा है। एक शाम रिद्धिमा एक आधिकारिक डिनर से लौटी। घर में हल्की रोशनी थी। अरविंद दरवाजे के पास खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, तुम बहुत बदल गई हो। रिद्धिमा ने वर्दी उतारते हुए जवाब दिया, बदलना पड़ता है, हर कोई एक जैसा नहीं रह सकता। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अरविंद ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? सवाल सीधा था। रिद्धिमा ने बिना रुके कहा, हां, बस एक शब्द। लेकिन वही शब्द अरविंद के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया और रिद्धिमा ने ध्यान भी नहीं दिया। धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगी। रिद्धिमा को लगता अरविंद उसकी रफ्तार समझ नहीं पा रहा। अरविंद को लगता रिद्धिमा अब उसे देख ही नहीं रही। एक दिन रिद्धिमा ने साफ कह दिया, मैं यह रिश्ता अब और नहीं निभा सकती। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। अरविंद देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, अगर बोझ बन गया हूं तो छोड़ दो। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी।
कुछ ही समय बाद कागजों पर दस्तखत हो गए। ना कोई शोर, ना कोई नाटक, बस एक रिश्ता चुपचाप खत्म। रिद्धिमा ने खुद को समझाया, उसने सही फैसला लिया है। अरविंद गांव लौट आया, बिना शिकायत, बिना सवाल। और आज 15 साल बाद आईपीएस रिद्धिमा सरकारी गाड़ी और पूरे रुतबे के साथ उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी जहां कभी उसका सब कुछ था। लेकिन आज उसके भीतर अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से धड़क उठा हो। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ रहा हूं। दरवाजा खुला। सामने अरविंद खड़ा था। सादा कुर्ता, पुरानी धोती, पैरों में घिसी चप्पल, शरीर पहले से पतला, कंधे थोड़े झुके हुए, लेकिन आंखों में एक गहरी स्थिर शांति। उसने पहले रिद्धिमा को देखा, फिर उसकी खाकी वर्दी, फिर कंधों पर चमकते सितारे, और शांत स्वर में पूछा, यहां क्यों आई हो? रिद्धिमा एक पल को ठिठक गई। उसे लगा था वह चौंकेगा, शायद कुछ कहेगा, लेकिन अरविंद बिल्कुल स्थिर था। झोपड़ी के अंदर हल्की धूप छन रही थी। मिट्टी का फर्श, एक कोने में पुरानी चारपाई, दीवार से सटी टूटी कुर्सी, सब वैसा ही, पर जैसे समय ने सब छोटा कर दिया हो। बैठिए। अरविंद ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रिद्धिमा पहली बार हिचकिचाई। इतनी बड़ी अफसर होते हुए भी आज उसे बैठने में झिझक हो रही थी। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। दोनों के बीच एक भारी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं, बस अधूरी यादें होती हैं। अरविंद उठा, मटके से पानी निकाला, गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिद्धिमा ने गिलास लेते समय उसके हाथों को देखा। खुरदरे, मेहनत से सख्त, वही हाथ जो कभी उसके सपनों का सहारा थे, आज और भी मजबूत थे, और शायद वह खुद पहले से ज्यादा कमजोर। रिद्धिमा ने धीरे से पानी पिया। अरविंद की आवाज आई, आप यहां किस लिए आई हैं? रिद्धिमा के हाथ ठिठक गए। यह पहली बार था जब उसने उसे तुम नहीं, आप कहां। एक शब्द, लेकिन वही दूरी बन गया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। एक आईपीएस अधिकारी पूछताछ में कभी नहीं अटकती, लेकिन आज वह खुद कटघरे में थी। अरविंद ने सहज स्वर में कहा, अगर कोई प्रशासनिक काम है तो बताइए, मैं सहयोग कर दूंगा। कोई ताना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस औपचारिकता। रिद्धिमा ने पहली बार महसूस किया वह टूटा नहीं था, वह भावनाओं से आगे निकल चुका था। तभी बाहर से एक बुजुर्ग महिला आगे आई, चेहरे पर उम्र की लकीरें, लेकिन निगाहों में साफ सच्चाई। मैडम, उन्होंने कहा, अंदर दम घुटेगा, बात बाहर कर लें। रिद्धिमा बाहर आई। गांव के लोग इकट्ठा थे, लेकिन कोई शोर नहीं, सिर्फ ठहरी हुई नजरें। बुजुर्ग महिला बोली, 15 साल बहुत होते हैं मैडम। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है? महिला ने गहरी सांस ली। ठीक तब होता जब अरविंद अपनी बात कह पाता। रिद्धिमा चौंकी। क्या मतलब? भीड़ में से एक आदमी बोला, तलाक के बाद वह शहर गया था काम ढूंढने। दूसरा बोला, लेकिन हर जगह लोग पहचान लेते थे, कहते बड़ी अफसर का पति और मजदूरी। कुछ हंसी उड़ाते, कुछ ताने कसते। रिद्धिमा की सांस भारी हो गई। बुजुर्ग महिला ने आगे कहा, लेकिन उसने कभी आपका नाम खराब नहीं होने दिया, हमेशा यही कहता, शायद कमी मुझ में ही रही होगी। रिद्धिमा की आंखें भर आईं। एक युवक बोला, एक बार झूठी शिकायत में उसे थाने भी बुलाया गया था। रिद्धिमा सिहर गई। क्यों? लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि वो आपके नाम का फायदा उठाता है। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन उसने वहीं कहा, मेरा नाम जोड़ो, उनका नहीं, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर वाक्य जैसे रिद्धिमा के भीतर उतरता जा रहा था। बुजुर्ग महिला ने धीमे लेकिन साफ स्वर में कहा, मैडम, इंसान जब बार बार हंसी का पात्र बनता है तो बोलना छोड़ देता है। अरविंद अब इसलिए कम बोलता है क्योंकि उसकी आवाज पर लोगों ने सवाल खड़े किए थे। रिद्धिमा धीरे से पीछे मुड़ी। अरविंद झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था, शांत, स्थिर, जैसे यह कहानी उससे जुड़ी ही ना हो। रिद्धिमा की आवाज कांपी, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? इस बार अरविंद ने सीधा उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, आपने कभी जानना चाहा ही नहीं। वह वाक्य रिद्धिमा को भीतर तक हिला गया। अब उसे समझ आ रहा था, यह सिर्फ तलाक नहीं था, यह एक आदमी की चुपचाप सहली गई बेइज्जती थी। और शायद यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं
जो देर से सामने आते हैं लेकिन सब कुछ बदल देते हैं। बुजुर्ग महिला धीरे से बोली, मैडम, जो आपने अभी तक सुना वह पूरा सच नहीं है। रिद्धिमा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बुजुर्ग महिला ने आगे कहा, एक बात है जो अरविंद ने हमें बहुत देर से बताई थी। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग आगे आए, सफेद बाल, कांपते हाथ। मेरा नाम शंकर दास है, उन्होंने कहा। उन्होंने एक बार रिद्धिमा की वर्दी देखी, फिर आसमान की तरफ देखा और कहना शुरू किया। शादी टूटने के करीब 6 महीने बाद एक रात अरविंद गांव लौटा था। रिद्धिमा की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर चोट थी। बुजुर्ग बोले। रिद्धिमा चौंकी। कैसी चोट? एक जमीन के कारोबारी ने झूठा केस लगा दिया था। भीड़ में हलचल नहीं थी, सिर्फ सुनने की खामोशी थी। बुजुर्ग आगे बोले, उसने कहा था अरविंद आईपीएस अफसर की पत्नी का नाम लेकर धमका रहा है। रिद्धिमा की आंखें फैल गईं। थाने में उसे घंटों बैठाए रखा गया। किसी ने सलाह दी थी, बस एक बार अफसर पत्नी से बात कर लो, मामला तुरंत खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली, लेकिन अरविंद ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, उसका नाम मत लो, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। रिद्धिमा की नजरें जमीन पर झुक गईं। बुजुर्ग महिला बोली, मैडम, उस रात वह आपसे मदद मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी क्योंकि उसे डर था अगर उसके कारण आपकी इज्जत पर सवाल उठा तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया, वह जिस आदमी को कमजोर समझ रही थी वह असल में सबसे ज्यादा मजबूत था। बुजुर्ग महिला की आवाज भारी हो गई। मैडम, अरविंद ने दूरी नफरत से नहीं बनाई, उसने दूरी इसलिए बनाई ताकि आपकी पहचान उसके हालात से छोटी ना लगे। पूरा गांव खामोश था। रिद्धिमा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। दोपहर का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। रिद्धिमा ने अरविंद की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। अब आप जा सकती हैं, अरविंद ने कहा। यह आदेश नहीं था, यह एक दरवाजा बंद करने जैसा था। मैं मदद करना चाहती हूं, रिद्धिमा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अफसर का रुतबा नहीं था, बस एक इंसान की कोशिश थी। अरविंद हल्का सा मुस्कुराया। घर, काम, इलाज, जो भी चाहिए मैं दे सकती हूं, रिद्धिमा ने कहा। अरविंद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आप बहुत बड़ी अफसर हैं, उसने शांत स्वर में कहा। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन जो आप मुझे देना चाहती हैं वह मेरे पास पहले से था। रिद्धिमा को समझ नहीं आया। मैं माफी मांगने आई हूं, उसकी आवाज टूट गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं चाहती हूं तुम ठीक रहो। अरविंद ने उसे देखा, सीधी लंबी नजर से। मैं ठीक हूं, उसने कहा। आपको बस यह समझने में देर हो गई। रिद्धिमा ने जेब से एक कागज निकाला, सरकारी लेटर हेड। ये देखो, उसने कहा, शहर में तुम्हारे लिए काम का प्रस्ताव है। अरविंद ने कागज की तरफ देखा भी नहीं। क्यों? रिद्धिमा की आवाज भर्रा गई। अरविंद ने कहा, मैं अब किसी का एहसान लेकर खुद से दोबारा समझौता नहीं करना चाहता। उसकी आवाज पहली बार भारी हो गई। जब मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था तब आप अफसर बनकर चली गई थी। अब जब आप अफसर बनकर लौटी हैं तो मैं कैसे मांग लूं? गांव में सन्नाटा था। हर कोई सुन रहा था, हर कोई समझ रहा था। रिद्धिमा के हाथ से कागज धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसे अचानक एहसास हुआ, पद, ताकत, रुतबा, सब होते हुए भी वह अंदर से खाली थी। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ टूट रहा था भीतर। मैं सब कुछ वापस नहीं ला सकती, उसने कहा, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी दर्द मिला तो मैं उसका बोझ जिंदगी भर उठाना चाहती हूं। अरविंद ने गहरी सांस ली। दर्द सबको मिलता है, उसने कहा। फर्क बस इतना है, कुछ लोग दर्द को आवाज बना देते हैं और कुछ लोग उसे खामोशी बना लेते हैं। मैंने खामोशी चुनी। तभी बुजुर्ग महिला आगे आई। उनकी आंखों में नमी थी। मैडम, अरविंद ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन इस गांव को पता है वह कैसे खुद को संभालता रहा है। वह खेतों में काम करता है, बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। गांव के बच्चे कहते हैं अगर अरविंद भैया जैसा बनना है तो जिंदगी जीत सकते हैं। रिद्धिमा चौंक गई। तुम बच्चों को पढ़ाते हो? उसने पूछा। अरविंद ने सिर हिलाया। जो मुझे नहीं मिला वह मैं दूसरों से क्यों छीनूं? यह वाक्य रिद्धिमा के दिल में गहराई तक उतर गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब उसकी चाल में वर्दी का वजन नहीं था, सिर्फ एक इंसान की थकान थी। अरविंद, उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी शांति में दखल नहीं देना चाहती। फिर उसने पूछा,
क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है? गांव वाले भी रुक गए। अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर नफरत होती तो आप यहां खड़ी नहीं होती। नफरत इंसान को कठोर बना देती है। मैं कठोर नहीं हुआ, बस शांत हो गया। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज पहली बार समझ आया, माफी मांगना आसान होता है, लेकिन माफी के काबिल बनना मुश्किल होता है। उसने गांव वालों की तरफ देखा। अगर आपको मंजूर हो, उसने कहा, तो मैं एक काम करना चाहती हूं। किसी एहसान के लिए नहीं, किसी नाम के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए। भीड़ में से आवाज आई, बिटिया, कैसा काम करना चाहती हो? रिद्धिमा ने धीमे स्वर में कहा, मैं चाहती हूं इस गांव में एक कौशल केंद्र बने। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जहां बच्चे ही नहीं, गांव के युवा भी कुछ सीख सकें। सिलाई, कंप्यूटर, खेती की नई तकनीक, ताकि उन्हें शहर भागने की जरूरत न पड़े। अरविंद ने ध्यान से उसकी बात सुनी। और उसे मैं संभालूं? उसने पूछा। हाँ, रिद्धिमा बोली, न मेरे नाम से, न किसी अफसर के नाम से, बस कुंवरपुरा कौशल केंद्र, जहां मेहनत ही पहचान हो। गांव में पहली बार उम्मीद की हल्की लहर दौड़ी। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? रिद्धिमा ने सिर झुका लिया। तो मैं बिना कुछ कहे चली जाऊंगी, ये मेरा प्रायश्चित होगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद अरविंद बोला, मैं यह जिम्मेदारी लूंगा। फिर ठहर कर कहा, आपकी वजह से नहीं, इन लोगों की वजह से। रिद्धिमा ने धीमे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई दी। उसे समझ आ गया था, यह कोई समझौता नहीं था, यह सम्मान था। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर धूप का रंग हल्का पड़ने लगा था। गांव के बाहर सरकारी गाड़ी अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वह गाड़ी पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। जाने से पहले रिद्धिमा ठिठकी। उसने आखिरी बार अरविंद की तरफ देखा। क्या कभी? उसकी आवाज हल्की सी कांपी। तुम मुझे माफ कर पाओगे? अरविंद ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह डूबते सूरज को देखता रहा। कुछ पल बस खामोशी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, माफी तब दी जाती है जब सामने वाला अपनी गलती स्वीकार कर ले। उसने रिद्धिमा की तरफ देखा। आप स्वीकार कर चुकी हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। रिद्धिमा की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे दोनों हाथ जोड़ दिए। न कोई शोर हुआ, न कोई तालियां। गांव में बस एक गहरा सुकून फैल गया था। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। रिद्धिमा शीशे से बाहर देखती रही। आज वह वर्दी की ताकत लेकर नहीं जा रही थी, आज वह एक सीख लेकर जा रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ, पद से बड़ा होना आसान है, लेकिन इंसान बनना मुश्किल। पीछे गांव में अरविंद खड़ा रहा। चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, कोई गर्व नहीं, बस एक शांत संतोष। उसने पास खड़े बच्चों को आवाज दी, कल से सुबह की शुरुआत पढ़ाई से होगी। बच्चों की आंखों में चमक दौड़ गई, और उसी चमक में गांव का आने वाला कल धीरे धीरे आकार लेने लगा।